हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 11th का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स को आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी। तो अभी हम बायोमोलिक्यूल्स के बारे में जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि बायोमोलिक्यूल्स दो वर्ड से मिलकर के बना है, जिसमें है बायो और मॉलिक्यूल्स। तो बायो और मॉलिक्यूल्स में हम ये देखेंगे कि लाइफ जो होता है, लिविंग सिस्टम में आपका केमिकल कॉम्पोजिशन किस तरह से काम करता है। बायोमोलिक्यूल्स बायोमोलिक्यूल्स हमारा एक यूनिट होता है इन द ब्रांच ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का एक ब्रांच होता है जिसका एक छोटा सा पार्ट हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है टिश्यू एनालिसिस के बारे में। टिश्यू एनालिसिस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक लिविंग टिश्यू लेते हैं। अब वो लिविंग टिश्यू क्या हो सकता है, वेजिटेबल भी हो सकता है या फिर लिवर का एक पीस भी हो सकता है। उसको हम ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड Cl3CCOOH के साथ क्या बनाएंगे, थिक स्लरी बनाएंगे। इस थिक स्लरी को हमने अब स्ट्रेन करना है, मतलब छानना है किसी एक चीज क्लॉथ या कॉटन की हेल्प से। जब हमने स्ट्रेन कर लिया उसको एक बीकर में, तो हमने क्या पाया कि जो चीज क्लॉथ था उसके ऊपर जो मैंने ये ग्रीन से बनाया है, मतलब जो पार्ट रह गया, उसको हमने कहा है बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, एसिड इनसोल्यूबल पूल या रिटेंटेट। ठीक। और जो पार्ट बीकर में इस क्लॉथ के द्वारा थ्रू छन कर नीचे आ रहा है, स्ट्रेन होकर के नीचे बैठता है, उसको हम कहते हैं बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, एसिड सोल्यूबल पूल या फिल्टरेट। अब जब हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल्स, हमें पूछता है कि एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स के, तो हम उसमें 4 एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। उन 4 एग्जाम्पल्स का क्या नाम है। अच्छा, एसिड इनसोल्यूबल पूल को कहीं कहीं फ्रैक्शन भी लिख सकता है, मतलब पूल की जगह फ्रैक्शन वर्ड का भी यूज किया जा सकता है। तो न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स, सिर्फ यही 4 आपके जो बायोमोलिक्यूल्स हैं ये मैक्रो स्टेज में पाए जाते हैं, मतलब इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में। इसे हम रिटेंटेट भी कहते हैं। रिटेंटेट का क्या मतलब है, मतलब ये छन नहीं पाया, स्ट्रेन नहीं हो पाया और उसी क्लॉथ के ऊपर रह गया। अब अगला है बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। इसमें आ जाएंगे आपके अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स और मोनोसैकेराइड्स। तो अब बायोमोलिक्यूल्स में और क्या क्या आ सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स आ गए, प्रोटीन्स आ गए, न्यूक्लिक एसिड्स आ गए, लिपिड्स आ गए और बाकी चीजें। अब हम दूसरा पढ़ेंगे कि ऐश एनालिसिस क्या होता है। मान लीजिए हमने क्या लिया, कोई एक लिविंग टिश्यू फिर से लिया, लेकिन इस बार वो क्या है, फ्रेशली ऑब्टेन किया गया है, मतलब उसके अंदर वाटर की कंटेंट पाई जा रही है। अब लीफ, लिवर या पैनक्रियाज, कोई भी एक पार्ट जो हमने फ्रेशली ऑब्टेन किया है, इसको हम कहेंगे वेट वेट। वेट वेट में हमने क्या किया, इवेपोरेशन किया। जब वहां से हमने पानी को इवेपोरेट कर दिया, ड्राई कर दिया उसको, तो वही पैनक्रियाज का वेट वेट किस में कन्वर्ट हो गया, ड्राई वेट में। अब हम क्या करेंगे कि जो पैनक्रियाज हमने ड्राई किया, पैनक्रियाज का एक पार्ट, मान लीजिए एक टिश्यू उसका, अब हमने उसे बर्न कर दिया। बर्न जब किया हमने तो देखा कि कार्बन कंपाउंड्स आपके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ गैसियस फॉर्म में ऑक्सीडाइज हो गए। मतलब ऑक्सीडाइज हुए मतलब ये रिमूव हो गए। बचा क्या, क्वेश्चन आता है कि रिमेन्स क्या बचे, तो आंसर है कि रिमेन था ऐश। अब ये कह सकते हैं कि इस ऐश के कंटेंट क्या थे, कि कंटेंट्स ऑफ ऐश क्या हो सकते हैं। तो एनसीईआरटी में दिया है कि कंटेंट ऑफ ऐश हमारे कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं। एक और लाइन आती है एनसीईआरटी में कि एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन क्या हो सकता है। तो एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन में एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है सल्फ्यूरिक एसिड का और सल्फेट का।
सॉरी सल्फेट का हो जाएगा और फॉस्फेट का हो जाएगा। ठीक, अब आएगा कि हमारा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट में हमारा क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस कहाँ से होता है। इसमें हमें ये समझ में आ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट में हमारे कार्बन और हाइड्रेट मतलब वाटर की इन्वॉल्वमेंट पाई जा रही है। अब ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है, मेनली हमारे प्लांट से। अब इसका एग्जाम्पल हमारे बुक में दिया है केन शुगर, ग्लूकोज और स्टार्च का, जिसके जनरल फॉर्मूला की हम बात करें तो वो होता है CHH2O होल Y। अब हम ये देखेंगे कि हमारा जो ग्लूकोज है इस फॉर्मूले में फिट बैठ गया है। x की जगह हमने 6 को रखा, H2O इसी तरह रहेगा, और y की जगह हमने जब 6 को रखा तो ये बन गया C6। ये H2 के से 6 मल्टीप्लाई हो गया 12 और O से 6 मल्टीप्लाई हो गया 6। ठीक, अब इसके एक्सेप्शन आते हैं, मतलब इस फॉर्मूले में कुछ हमारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि फिट नहीं बैठते हैं। तो एग्जाम्पल हो गया आपका रैमनोज और एसिटिक एसिड, जिसको हम इस तरह से कंडेंस्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम अगर बात करें कि केमिकली हम कार्बोहाइड्रेट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो उसको हम डिफाइन करेंगे ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, या वो कंपाउंड्स जो कि हमारे प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस सच यूनिट्स अपॉन हाइड्रोलिसिस। इस तरह के जो भी कंपाउंड्स हमारे हाइड्रोलिसिस पे बनते हैं हम उसे कार्बोहाइड्रेट नाम दे सकते हैं। इसको और डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में। ठीक, अब कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो इन कार्बोहाइड्रेट में आपके कुछ होते हैं जो कि स्वीट होंगे अपॉन टेस्ट। जब वो स्वीट होंगे अपॉन टेस्ट तो उसमें कुछ एग्जाम्पल्स आपके आ जाएंगे, जैसे सुक्रोज हो गया मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो हमारे घर में यूज होता है, मिल्क हो गया, मिल्क में पाया जाने वाला शुगर कंटेंट, उस शुगर कंटेंट का नाम है लैक्टोज। इसीलिए हम कार्बोहाइड्रेट्स को और क्या कह सकते हैं, सैकेराइड्स। जहां पर भी सैकेराइड्स वर्ड यूज हो आपको समझ जाना है कि दैट इज यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन के बारे में। अपॉन द बेसिस ऑफ हाउ द कार्बोहाइड्रेट रिएक्ट्स अपॉन हाइड्रोलिसिस, हमारे कार्बोहाइड्रेट को 3 भाग में डिवाइड किया गया, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। अब हम देखेंगे सबसे पहला टाइप जो कि क्या है, हमारा मोनोसैकेराइड्स है। मोनोसैकेराइड्स की अगर हम बात करें तो मोनोसैकेराइड्स का एग्जाम्पल होगा हमारा ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज क्या होंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होंगे जिनमें हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। अब हमारे नेचर में नेचुरली जो अकर होते हैं वो 20 के करीब हमारे मोनोसैकेराइड्स मैनकाइंड को नोन है, मतलब इंसान 20 के करीब मोनोसैकेराइड्स जानता है। हमें 20 के नाम तो नहीं याद करने, पर अपार्ट फ्रॉम ग्लूकोज हम फ्रक्टोज और राइबोज याद रखेंगे। अब दूसरा है हमारा ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स में जब हाइड्रोलिसिस किया जाएगा तो जो मोनोसैकेराइड के यूनिट्स हमारे ये यील्ड करेगा उनकी संख्या कितनी होगी, क्वांटिटी 2 से 10 होगी। अब इसमें ये डिपेंड करता है कि ओलिगोसैकेराइड में जब हमारा हाइड्रोलिसिस कराया जा रहा है तो अपॉन दैट बेसिस हमारा हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे वो कितने यूनिट्स, मोनोसैकेराइड के कितने यूनिट्स हमारे यील्ड कर रहा है उस पे हमारा ये डिपेंड करता है। जैसे डाई हो गया, ट्राई हो गया और टेट्रा हो गया, मतलब 2 यूनिट्स दिया, 3 यूनिट्स दिया या 4 यूनिट्स दिया। ऐसे पेंटासैकेराइड्स, हेक्सासैकेराइड्स, ऐसे करते हुए आप 10 तक जा सकते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे सुक्रोज। अब हम ये देखेंगे कि ये ओलिगोसैकेराइड्स एक तरह के भी यूनिट्स दे सकता है या
2 से अधिक तरह के भी यूनिट्स दे सकता है, तो कैसे देगा? चलिए देखते हैं कि सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C12H22O11। अच्छा, जब हमने इसका हाइड्रोलिसिस किया तो ये सिंपल 2 यूनिट बनाया, एक बनाया ग्लूकोज का और एक बनाया फ्रक्टोज का। केमिकल फॉर्मूला सेम होता है पर अपॉन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन ये अलग अलग होते हैं। अब देखेंगे माल्टोज। माल्टोज क्या है हमारा? ये भी एक ओलिगोसैकेराइड है। अब ये ओलिगोसैकेराइड में जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये 2 यूनिट्स देगा आपके ग्लूकोज के, सिर्फ और सिर्फ ओनली ग्लूकोज। ठीक, अब हम देखेंगे पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स के एग्जांपल क्या हो गए? स्टार्च हो गए। अब हम देखेंगे कि पॉलीसेकेराइड्स को हम ग्लाइकन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इनको? ग्लाइकन्स भी कहते हैं। स्ट्रक्चरली अगर हम इनके टाइप्स की बात करें तो ये 2 तरह के हो सकते हैं, होमोपॉलीसेकेराइड्स जिनको हम होमोग्लाइकन्स भी कह सकते हैं, होमोग्लाइकन्स, और हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स जिसको हम हेटेरोग्लाइकन्स भी कह सकते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे कि पॉलीसेकेराइड में जो बॉन्ड बनता है, पॉलीसेकेराइड्स में जो बॉन्ड बनता है व्हेन डिहाइड्रेशन अकर्स बिटवीन कार्बन एटम्स ऑफ 2 एडजेसेंट मोनोसेकेराइड। मतलब बगल बगल के 2 मोनोसेकेराइड्स एडजेसेंट मोनोसेकेराइड यूनिट्स में जब डिहाइड्रेशन होगा तो सी सिंगल बॉन्ड विथ सी, आपका COC लिंकेज जब होगी, मतलब साइड बाय साइड जब हमारे बॉन्डिंग हुआ कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन का, तो हमने इसे नाम दिया ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और ये होता कहाँ है? ये होता है इन द केस ऑफ पॉलीसेकेराइड्स, उनके बगल बगल के मोनोसेकेराइड यूनिट्स में जब ये डिहाइड्रेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, अब हम पॉलीसेकेराइड की अगर बात करें तो हमारे एनसीईआरटी में स्पेशली पॉलीसेकेराइड्स के बारे में कुछ मेंशन किया गया है। देखते हैं जरा कि एसिड इनसोल्यूबल पैलेट also has polysaccharides as another class of macromolecules। अभी टिश्यू एनालिसिस के स्टार्टिंग में हमने देखा कि हमारा जो एसिड इनसोल्यूबल, देखिए पैलेट वर्ड भी यूज हो रहा है पर कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब जो ऊपर रह जा रहा था कपड़े के ऊपर ये आएगा आपका रिटेंटेट पार्ट में, तो वहां पर आपका पॉलीसेकेराइड भी एक पार्ट होता है। देखते हैं क्या कहता है कि पॉलीसेकेराइड्स आर लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर्स। ठीक है, और क्या कहता है कि दे आर थ्रेड्स लिटरली अ कॉटन थ्रेड। कॉटन थ्रेड से इसको बोल रहा है कंपेयर करके कि कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स एज बिल्डिंग ब्लॉक्स। मतलब यहाँ पर आपका जो बिल्डिंग ब्लॉक होगा, जैसे सेल हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, वैसे ही पॉलीसैकेराइड्स का जो बिल्डिंग ब्लॉक होगा वो क्या होगा? हमारा मोनोसैकेराइड्स होंगे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला यहाँ पे दिया है सेलुलोज के बारे में। सेलुलोज के बारे में क्या दिया है कि सेलुलोज इज अ पॉलीमेरिक पॉलीसैकेराइड जिसमें कि हमारे पाए जाते हैं ओनली 1 टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड, ओनली 1 टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड, सॉरी ओनली 1 टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड। देखिए एनसीईआरटी ने ये मेंशन नहीं किया है, पर जब सिर्फ एक तरह का मोनोसैकेराइड यूज होता है पॉलीमराइजेशन के लिए तो हम उसे कहेंगे होमोपॉलीसैकेराइड्स या होमोग्लाइकन्स, जिसमें एक और एग्जांपल किसका आता है? सेलुलोज के साथ साथ स्टार्च का और ग्लाइकोजन का। देखिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि स्टार्च को हम कहते हैं स्टोर्ड फूड इन केस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के केस में स्टोर्ड फूड होगा ये, स्टोर्ड मतलब कार्बोहाइड्रेट, स्टोर्ड होगा ये प्लांट्स के केस में, और ग्लाइकोजन होगा
एनिमल्स के केस में तो हम कह सकते हैं एक तरह से कि ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च भी कह सकते हैं क्या, क्योंकि एनिमल्स में है स्टोर्ड, और स्टार्च जैसे ही स्टोर होता है एक्सेस हो जब बन गया तो। अच्छा ठीक है, अब देखते हैं कि सेलुलोज को क्या कह रहा है कि ये एक होमोपॉलीमर है, ठीक। स्टार्च, अब दूसरा एग्जांपल आता है स्टार्च का कि स्टार्च इज द वेरिएंट ऑफ दिस बट प्रेजेंट एज अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यूज। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ा है कि स्टार्च इज व्हाट, स्टार्च इज अ हमारा स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ प्लांट टिश्यूज, ठीक। एनिमल्स में क्या आ जाएगा, एनिमल्स में इसका दूसरा वेरिएशन या कह सकते हैं वेरिएंट आ गया, जिसे हमने क्या कहा, जिसे हमने ग्लाइकोजन कहा, ठीक। अब अगर हम इन्यूलिन की बात करें, अब हमारा दूसरा पॉलीमर आता है जिसको हम कहते हैं इनोलिन। इनोलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। इसमें क्या होगा, इन अ पॉलीसेकेराइड चेन से ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन में क्या होगा कि जो राइट एंड होगा उसको हम कहेंगे रेड्यूसिंग एंड और लेफ्ट एंड को हम कहेंगे नॉन रेड्यूसिंग एंड। अभी हम पढ़ेंगे कि रेड्यूसिंग और नॉन रेड्यूसिंग क्या होता है। इट हैज ब्रांचेस, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है राइट और लेफ्ट ब्रांचेस, ये कार्टून के फॉर्म में। स्टार्च फॉर्म्स हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, स्टार्च ने यहाँ पर हेलिक्स की तरह इस तरह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बना दिए हैं, और इन फैक्ट स्टार्च कैन होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल्स इन दी हेलिकल पोर्शन। इसीलिए हमने देखा है जब हम क्लास 10th में पढ़ रहे थे कि स्टार्च के साथ जब आयोडीन की हम रिएक्शन कराते हैं तो स्टार्च किस कलर का हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है अपॉन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन विद आयोडीन। पर सेलुलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसेस, इसीलिए वो क्या करेगा, वो आपके होल्ड नहीं कर पाएगा आयोडीन को, ठीक है। अब प्लांट सेल वॉल्स की अगर बात करें तो हम ये जानते हैं कि प्लांट सेल वॉल्स की जो मेन कंपोजिशन होती है जिससे कि उनकी रिजिडिटी और उनके कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है सेलुलोज। सेलुलोज, पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प, ये और कॉटन फाइबर, ये सब क्या होते हैं, पूरे के पूरे सेलुलोसिक होते हैं। देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स इन नेचर, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। दे हैव बिल्डिंग ब्लॉक्स जिसमें अमीनो शुगर्स आ जाएंगे और केमिकली आ जाएंगे मॉडिफाइड शुगर्स। इन मॉडिफाइड शुगर्स का नाम दिया है नाग, मतलब एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन, यस, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन एंड ग्लूकोसामीन, ठीक। और हमारे एक्सोस्केलेटन्स आ जाएंगे आर्थ्रोपोड्स के, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। इस कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड का नाम है काइटिन। ये काइटिन कहाँ पाया जाएगा, ये हमारे एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स में भी पाया जाता है, फंगस के सेल वॉल की भी एक कॉम्पोजिशन होती है। अब देखेंगे कि दीज कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स आर मोस्टली होमोपॉलीमर्स, ये सारे के सारे जो पॉलीसेकेराइड्स होंगे कॉम्प्लेक्स, ये होमोपॉलीमर्स होते हैं। चलिए अब देखते हैं कि होमोपॉलीसेकेराइड्स हमने देख लिया। अब हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स की अगर बात करें तो जब इनकी पॉलीमराइजेशन कराई जाती है तो ये पॉलीमराइजेशन के बाद मोर देन 2 टाइप्स ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स देंगे। मोनोसेकेराइड डेरिवेटिव्स कह लीजिए या यूनिट्स कह लीजिए, इसीलिए इन्हें हम हेटेरोग्लाइकन्स भी कहते हैं। अब ये कैसे होंगे, जैसे कि मोनोसेकेराइड्स या कार्बोहाइड्रेट्स का जो बेसिक नेचर है वो क्या होता है, स्वीट इन टेस्ट होता है, जिसकी वजह से हम उसे क्या नाम देते हैं,
सैकेराइड्स कहते हैं या शुगर्स कहते हैं। हम इन्हें क्या कहेंगे, ये नॉन स्वीट होते हैं और इसीलिए हम पॉलीसैकेराइड्स के लिए नॉन शुगर्स वर्ड भी यूज करते हैं। ठीक, अब जब हम इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, तो यहाँ पर दो तरह के शुगर्स बनते हैं, एक होता है रेड्यूसिंग शुगर, दूसरा होता है नॉन रेड्यूसिंग शुगर। रेड्यूसिंग शुगर क्या होता है, रेड्यूसिंग शुगर हमारे वो शुगर्स होंगे या कार्बोहाइड्रेट्स होंगे जिनके एंड पे या जिनमें पाए जाएंगे हमारे फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, फ्री एल्डिहाइड या फिर एक कीटोन ग्रुप पाया जाएगा जो कि रिड्यूस कर सकता है क्यूप्रिक आयंस को। किन के क्यूप्रिक आयंस को, हमारे बेनेडिक्ट सॉल्यूशन या फिलिंग सॉल्यूशन को अगर देगा तो उसे हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग शुगर्स। इफ हमारा जो शुगर है उसमें फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटोन ग्रुप नहीं पाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो रिड्यूस भी नहीं कर पाएगा हमारे क्यूप्रिक आयंस को बेनेडिक्ट सॉल्यूशन या फिलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट को। इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स कहेंगे। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें जिनमें फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप पाया जाएगा और इन सॉल्यूशंस को जो रिड्यूस करेंगे तो उन रिड्यूसिंग शुगर्स के एग्जाम्पल में आ जाएगा माल्टोज और लैक्टोज। ठीक, और दूसरा नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में जो रिड्यूस नहीं कर पाएगा उसमें आ जाएगा हमारा एल्डिहाइड और हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप, जिसके एग्जाम्पल में क्या आ गया, हमारा सुक्रोज आ गया। ठीक है, अब हमारा एक और पार्ट बचता है कि डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स कितने पाए जा रहे हैं उस बेसिस पर हमारा मोनोसैकेराइड 5 टाइप का बताया गया है। सबसे पहला है ट्रायोसेस जिनमें 3 कार्बन एटम्स पाए जा रहे हैं, एग्जाम्पल हो गया ग्लिसरल्डिहाइड। जिनमें चार कार्बन एटम्स पाए जा रहे हैं उन्हें हम कह रहे हैं टेट्रोसेस, एग्जाम्पल हो गया एरिथ्रोज। जिनमें 5 कार्बन एटम पाए जा रहे हैं उन्हें हम पेंटोसिस कह रहे हैं, एग्जाम्पल हो गया राइबोज। जिनमें 6 कार्बन एटम्स पाए जा रहे हैं उनका एग्जाम्पल हो गया ग्लूकोज और उन्हें हम हेक्सोसेस कहेंगे। फिर पांचवा आ जाए हमारा हेप्टोसिस, मतलब 7 कार्बन एटम्स के साथ हमारा सेडोहेप्टुलोज, सेडोहेप्टुलोज एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब हम हमारा कार्बोहाइड्रेट जहां पे खत्म होता है, अब इसमें दूसरा पार्ट आता है लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं हमारे, लिपिड्स हमारे वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि क्या करेंगे, दैट आर नॉट सॉल्यूबल। देखिए ये वर्ड याद रखिएगा कि दे आर नॉट सॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर बट सॉल्यूबल इन नॉन पोलर सब्सटेंसेस जैसे कि हमारा बेंजीन और ईथर। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि वाई, क्यों ये सॉल्यूबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में पर पोलर सॉल्वेंट्स में इनसॉल्यूबल होते हैं। तो रीजन है कि दे कंटेन लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स, क्यों, इसीलिए ये होते हैं नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक, मतलब पानी से डरने वाले। अब अगर इनकी क्लासिफिकेशन की हम बात करें, लिपिड्स के क्लासिफिकेशन की, तो इनके क्लासिफिकेशन में सबसे पहला आता है, इनके क्लासिफिकेशन में आता है सिंपल एस्टर्स। सिंपल एस्टर्स में आ जाएगा फैटी एसिड्स के एस्टर्स विथ सर्टेन अल्कोहल्स। ठीक, तो सिंपल एस्टर्स क्या है हमारे, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विथ सर्टेन अल्कोहल्स। ठीक है, अब अगर इनके टाइप्स की बात करें तो न्यूट्रल या ट्रू फैट्स। अब न्यूट्रल या ट्रू फैट्स क्या होते हैं हमारे, ये फैट्स और ऑयल्स जो होते हैं ये एस्टर्स होते हैं फैटी एसिड्स के और ग्लिसरॉल्स के।
ठीक है। हमारे एनसीईआरटी में एक लाइन दी गई है कि हमारे जो फैट्स होते हैं और ऑयल्स होते हैं, इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, इस बेसिस पर इनको डिवाइड किया जाता है। जैसे कि हमारे ऑयल्स की मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, लोअर होती है। ऑयल्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट। ऑयल्स की यहाँ पे बात कर रहा है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख रहे हैं कि ऑयल्स की मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट। ये डाउनवर्ड एरो का मतलब होता है लो मेल्टिंग पॉइंट, एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट, जिस वजह से ये ऑयल की तरह रह सके इन विंटर्स। विंटर्स में ये इसीलिए लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। और इनके एग्जाम्पल में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, फॉर एग्जाम्पल जिन जेली ऑयल, जिन जेली ऑयल। ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो लिपिड्स होते हैं ये जनरली वाटर इनसॉल्यूबल होते हैं। ठीक। दूसरा आता है हमारा वैक्सेस। वैक्सेस क्या होंगे, हमारे एस्टर्स होंगे फैटी एसिड्स के, जिनमें पाया जाएगा लॉन्ग चेन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। अगर इनमें लॉन्ग चेन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स पाया जाएगा विथ एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, वैक्सेस कहेंगे। ठीक। हमारा सिंपल एस्टर्स कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा टाइप देखेंगे, कंपाउंड या कंजुगेट लिपिड्स। कंपाउंड या कंजुगेट लिपिड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आता है सबसे पहला फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं हमारे, फॉस्फोलिपिड्स हमारे सेल मेम्ब्रेन की मेन कॉम्पोजिशन होते हैं, सेल मेम्ब्रेन की मेन कॉम्पोजिशन होते हैं, जिसमें आपके ये एग्जांपल्स आ जाएंगे एनसीईआरटी में। लेसिथिन को मेंशन किया गया है, पर हम कुछ और एग्जांपल्स भी याद करते चलेंगे, जैसे फॉस्फोलिपिड्स आ गया, फॉस्फेटिडिक एसिड्स, लेसिथिन्स आ गए, सिफालिन्स आ जाए। ये सिफालिन्स कहाँ यूज हो रहे हैं आपके, ये सिफालिन्स है, देखिए एक लाइन आती है एनसीईआरटी में कि some tissues, especially the neural tissues, have lipids in their structure with more complex structures. इसमें सिफालिन, सिफा वर्ड से ही आपको समझ जाना चाहिए कि ये न्यूरल फ्रेमवर्क में यूज हो रहा है। तीसरा एग्जाम्पल है हमारा, चौथा एग्जाम्पल है हमारा प्लाज्मोजेंस, प्लाज्मोलोजेंस और स्फिंगोमाइलेंस। ठीक है। अब है हमारा ग्लाइकोलिपिड्स। दूसरा टाइप है हमारा कंपाउंड के अंदर ग्लाइकोलिपिड्स। इसमें आ जाएगा हमारा सेरेब्रोसाइड, गैंग्लियोसाइड और साइटोलिपिड। जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि ये भी हमारे नर्वस सिस्टम और दूसरे सेल्स में यूज हो रहे हैं। अब सिंपल एस्टर्स हो गया, कंपाउंड और कंजुगेट लिपिड्स हो गया। अब सिर्फ नाम नाम देखते चलिए कि तीसरा हो गया हमारा सल्फोलिपिड्स और चौथा हो गया लाइपोप्रोटीन्स, मतलब लिपिड्स और प्रोटीन्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं और यहाँ पे सल्फेट्स और लिपिड्स यूज हो रहे हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे फैटी एसिड्स को थोड़ा सा डिटेल में कि हमारे फैटी एसिड्स आखिर होते क्या है। तो अगर हम फैटी एसिड्स की बात करें तो फैटी एसिड्स हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं हाइड्रोकार्बन चेन्स के, जिनके एंड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है। हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है ये देखते हैं कि अ फैटी एसिड हैज अ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू एन आर ग्रुप। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि हमारे फैटी एसिड्स क्या हो सकते हैं, एक कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ एक आर ग्रुप लगा हुआ है। अब वो डिपेंड करता है कि वो आर ग्रुप क्या हो सकता है। वो आर ग्रुप क्या क्या हो सकता है हमारा, वो मिथाइल हो सकता है CH3, या फिर वो इथाइल हो सकता है C2H5। ठीक है। अब देखेंगे कि ये जो फैटी एसिड्स होते हैं, ये फैटी एसिड्स हमारे दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की अगर हम बात करें तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमारे वो फैटी एसिड्स होते हैं जिनमें
कोई भी डबल बॉन्ड इनके कार्बन चेन्स में नहीं पाया जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट है, 2-3 नंबर में आपके डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स करके पूछ सकता है, तो उसमें आपको ये 3-4 पॉइंट लिखने होंगे। जनरल फॉर्मूला हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गई, रूम टेम्परेचर पे किस मैटर स्टेट पे रहते हैं वो, डबल बॉन्ड पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा, 1-2 एग्जांपल्स हो गए वो भी लिख लेंगे आप। ठीक है, अब देखते हैं कि जो हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं इनमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं पाया जाएगा कार्बन चेन में, मेल्टिंग पॉइंट इनकी हमेशा हाई रहेगी और रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, जनरल फॉर्मूला इनका GF से हम लिखते हैं शॉर्ट में, ये क्या होगा CnH2nO2। एग्जाम्पल हो गया आपका पामेटिक एसिड C6H32O2। ठीक है, अब मोस्टली जो हमारे एनिमल फैट्स होते हैं ये क्या होंगे, सैचुरेटेड फैट्स होंगे। एनिमल फैट्स क्या होंगे, मोस्टली सैचुरेटेड फैट्स होंगे। ठीक, अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगला है हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जिसमें आ जाएंगे कि इनमें डबल बॉन्ड्स जो होते हैं एक से ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक, और ये लिक्विड्स होंगे रूम टेम्परेचर पे और इनकी मेल्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होगी, लो होगी। ठीक है, जनरल फॉर्मूले की अगर बात करें तो इनका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n माइनस 2xO2। एग्जाम्पल हो गया ओलिक एसिड, क्योंकि इसमें एक डबल बॉन्ड पा जाएगा तो इसे हम मोनोइन कहेंगे और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है C18H34O2। लिनोलिक एसिड है दूसरा, जिसमें 2 डबल बॉन्ड्स पाए जाएंगे और इसको इसीलिए हम कहेंगे डाइइन, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड्स लग रहे हैं। आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C18H32O2। अब है हमारा लिनोलेनिक एसिड, 3 डबल बॉन्ड्स पाए जाएंगे तो ट्राईइन हो गया और एग्जाम्पल हमारा C18H30O2। ठीक, चौथा है हमारा अराकिडोनिक एसिड, 4 डबल बॉन्ड्स पाए जाएंगे इनमें, इसीलिए हम इसे कहेंगे टेट्राइन और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C20H32O2। ठीक, प्लांट फैट्स क्या होंगे हमारे, मोस्टली अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। ठीक है, एंड में हम आते हैं कि मेनी लिपिड्स जो होते हैं इनमें जब ग्लिसरॉल के साथ साथ फैटी एसिड्स आ जाएंगे तो उसके लिए ग्लिसराइड टर्म यूज करते हैं। ठीक, मतलब फैटी एसिड्स जब एस्टेरिफाई होते हैं ग्लाइसरॉल के साथ, अब वो डिपेंड करते हैं कि वो कितने अमाउंट में एस्टेरिफाई हो रहे हैं, तो उस बेसिस पर ये नाम दिया जाता है इनको मोनो, डाई और ट्राइग्लिसराइड्स। हमारे जो पाल्मिटिक एसिड और अराकिडोनिक एसिड होते हैं ये एक तरह के सिंपल फैटी एसिड्स होते हैं जिनमें 16 कार्बन और 20 कार्बन रेस्पेक्टिवली पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे कि प्रोटीन्स क्या होते हैं और नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड इफ यू लाइक द वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज मैत्रेयी मिश्रा साइनिंग ऑफ।